हेलो गाइस, मेरा नाम है रजन प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकल में। तो गाइस, हमारे इस चैनल में आपको बीएससी एमएससी फिजिक्स के रिगार्डिंग जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सब की प्रिपरेशन करवाई जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी जॉब नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताया जाता है। हमने अभी तक क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, पार्टिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ वीडियोस कवर अप किए हैं, तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी चीजें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम कवर अप करते हैं, तो आपका सपोर्ट जरूरी है। अगर आपको चीजें पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार जरूर दिखाइए। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कवर करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में। अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। आज का जो हमारा वीडियो होगा बेसिकली वो इंट्रोडक्शन पे फोकस होगा, क्योंकि रिलेट कराना पहले जरूरी है कि क्यों जरूरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या क्लासिकल मैकेनिक्स इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो सभी चीजों को सॉल्व कर पाए? तो क्यों ऐसी थ्योरी बनाई गई जो सभी, ये इंपॉर्टेंट था हमारे इस वेलोसिटीज या किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरीके से वो लेंथ बेसिस, मास बेसिस या टाइम बेसिस किस तरीके से वेरी करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिक से चलेंगे, पूरी वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने से पहले ये देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखना हो या मास फाइंड आउट करना हो या टाइम देखना हो, तो ये सारी चीजें हम बहुत एब्सोल्यूट तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर की बात करता हूं, तो बोलूंगा अगर ये 20 सेंटीमीटर का है तो ये एब्सोल्यूट है। अगर मैं इसको फेंक भी दूं या किसी वेलोसिटी से यहाँ पर ये ट्रेन में भी जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, कुछ भी करूं, इसकी लेंथ तो चेंज नहीं होने वाली है ना। अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूं, यहां पर मैं खड़ा भी हूं, तो इसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी। अगर मैं कहीं भी इसको रखूंगा तो मुझे पता है एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसकी पोजीशन क्या हो सकती है, तो आप बहुत इजीली बोलोगे कि सर मान लो कि आपके पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स, वाई और जेड। मान लो कि ये मार्कर यहां पर है, तो आप बोलोगे सर आप मुझे कोऑर्डिनेट बता दो कि ये x मतलब x एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी पे है। मान लो कि ये 3 मीटर की दूरी पे है x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के रिस्पेक्टिवली ये 2 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, और z एक्सिस के 1 मीटर की दूरी पे। तो आप बोलोगे सर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 2 1, ठीक है। अगर आप इसको बेसिकली ऐसे बताना चाहो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। तो आप बोलोगे सर पोजीशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। बहुत इजीली बता दोगे, न्यूटोनियंस लॉज के बेसिस पे भी बता दोगे, ठीक है। अगर मास बोलोगे, मास तो फिक्स ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। अगर टाइम पीरियड की बात करोगे तो आप बोलोगे सर इनिशियल कंडीशंस बता दो, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, हाइट कितनी है। तो आप जो काइनेमेटिक्स के जो रूल्स है लगा के, ठीक है ना, आप क्या करोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at लगा दोगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों में से किसी को यूज करके कुछ ना कुछ निकाल लो, ठीक है। तो आपको पता है, मान लो मैं यहां पर हूं, वहां पर जाने पर कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, कितनी हाइट पे जाऊंगा, सब कुछ आप पता कर सकते हो, सब कुछ एब्सोल्यूट है, आप कैलकुलेट कर सकते हो इस क्लासिकल वर्ल्ड में। पर ये कब एप्लीकेबल होता है, जब आपकी स्पीड, अगर मैं v आपकी वेलोसिटी स्पीड ले लूं, वो कब किसके कंपैरेटिवली स्मॉल हो, स्पीड ऑफ लाइट के। अगर आपकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम हो तो उस केस में ये सारे न्यूटोनियन लॉज लग सकते हैं, कोई चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। जितना हम मैथमेटिकली इक्वेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। पर एक कंडीशन और आ जाती है दोस्तों कि उस जब आपकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लग जाती है या उसके इक्वल हो जाती है, तो उस केस में दोस्तों न्यूटोनियन लॉज फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वहां पर एप्लीकेबल नहीं होते। कैसे, चलो मैं बताता हूं आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मान लेते हैं, सपोज करते हैं फिर से कंडीशन, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं उसको 10 मिलियन वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से पास करवा रहा हूं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं 10 मिलियन पोटेंशियल से पास करवा रहा हूं,
से पास करवा लूं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में जो इसका पोटेंशियल है ना वो 4 गुना बढ़ जाए, मतलब उसकी जो वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक, सॉरी पोटेंशियल 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम देखें तो ठीक है, अगर पोटेंशियल 4 गुना बढ़ जाएगा तो इसकी एनर्जी भी 4 गुना बढ़ जाएगी, है ना। अगर एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी तो आपको पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा एनर्जी की फॉर्म में तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब अगर एनर्जी 4 गुना है तो वेलोसिटी के कितने प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर के, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम 10 मिलियन पोटेंशियल से उसको पास करते हैं तब जाके उसकी स्पीड इलेक्ट्रॉन की अप्रोचेबल होती है स्पीड ऑफ लाइट के। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोचेबल होती है, कम से कम 99.998% तो अप्रोच करने लग जाती है जब हम 10 मिलियन पोटेंशियल से उसको पास करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं उसको 40 मिलियन पोटेंशियल के थ्रू पास आउट करते हैं, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है दोस्तों, डबल हो जाती है, ठीक है। तो आप कहोगे सर पहले तो वेलोसिटी 99.998% थी, अब उसका क्या डबल हो जाएगा, तो सर नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा किसकी वेलोसिटी हो सकती है, किसी की भी नहीं हो सकती है ना। तो आप उस केस में बढ़ेगी वेलोसिटी पर 0.11% बढ़ेगी, बहुत ही कम बढ़ेगी दोस्तों। अगर मैं 40 मिलियन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं, ठीक है, तब उस केस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0.11% बढ़ेगी, जो पहली हाई थी 99 मतलब स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही थी, पर डबल नहीं हुई उससे। क्यों नहीं हुई, क्योंकि बढ़ ही नहीं सकती ना दोस्तों। उस केस में हमारे जो न्यूटोनियन लॉज हैं फेल हो जाते हैं, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कैसे होगा ये, तो वहां से पता लगा दोस्तों कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कांस्टेंट रहती है सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकला, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमने ये देखा कि क्यों स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज वहां पर फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए हमें स्पेशल थ्योरी बनानी पड़ी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए हमें कुछ फ्रेम्स को समझना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम उसी फ्रेमवर्क में वर्क करेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से फ्रेम है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देखो नाम ही सब कुछ कह रहा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बेसिकली वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जहां पर न्यूटोनियन लॉज एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, जहां पर न्यूटोनियन लॉज एप्लीकेबल होते हैं। इनर्शिया है दोस्तों यहाँ पर, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अनटिल और अनलेस तब तक मूव नहीं करेगा या रेस्ट में रहेगा जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगी, मतलब F net इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यही केस अप्लाई होगा दोस्तों, कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर उसके ऊपर F net इक्वल टू 0 है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही है, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा आपको पता है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma के बराबर होता है। अगर मेरा F net जो है अगर वो 0 के बराबर हो गया दोस्तों, तो मेरा ma किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। मेरा मास तो दोस्तों 0 नहीं हो सकता, कोई भी छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी ले लो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन भी ले लूं तब भी उसका मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg। और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनका मास कुछ ना कुछ होता ही है दोस्तों, तो 0 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, या तो मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो दोस्तों क्या होगा, dv/dt इक्वल टू 0 होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, मतलब मेरे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मेरा वेलोसिटी 0 मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन 0 हो और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इज इट क्लियर टू यू, बहुत सिंपल है। जहां पर F net 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन इनर्शियल फ्रेम की, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कोई एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है, ठीक है, उसमें 0 एक्सेलरेशन नहीं होता, मतलब उसमें अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लगाओगे तब भी आपका कोई ना कोई एक्सेलरेशन वो गेन करेगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगाया और एक्सेलरेशन भी गेन कर ली, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पर पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। एग्जांपल से बताता हूं, मान लेते हैं कोई कार है, यहाँ पर 2 4 पहिया गाड़ी, ठीक है, चल रही है, उसमें कोई ना कोई सवारी। तो मान लेते हैं यहाँ पर गाड़ी के अंदर एक बॉल लटकी हुई है दोस्तों,
ठीक है, गाड़ी मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही है, तो क्या ये बॉल पीछे की तरफ नहीं जाएगी? है ना, जब आगे जाते हैं एक आपके पास एक फोर्स लगती है ना आपको बैकवर्ड की तरफ, जब आप जाते हुए होगे, आपने देखा हो बस में जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हैंग करके, तो पीछे की तरफ एक धक्का पड़ता है। वो फोर्स कौन सी है दोस्तों? वो सीडो फोर्स होती है या फिक्टिशियस फोर्स होती है जो आपको पीछे की तरफ धकेल रही होती है। तो आपने इस बॉल के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगाया था, पर स्टिल ये बॉल पीछे की तरफ तो जा रही है ना। एक्सेलरेशन तो इस कार की था, कार के पास था, पर इस बॉल के पास तो नहीं था, पर ये भी मूव कर रहा है। तो इस टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप क्या बोल रहे हो दोस्तों? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोस्टली जब हम डील करेंगे तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डील करेंगे, ना कि इनर्शियल में। इनर्शियल फ्रेम जहां पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या आप भी वहां पर बैठे हुए, तो वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वहां पर न्यूटोनियन लॉज लग रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी करें, अगर आप लेंथ की बात करें, टाइम की बात करें, मास की बात करें, तो वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो वहां पर आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। पर आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ अगर आप किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखोगे, मान लो स्पेस में देख रहे हो, एरोप्लेन को देख रहे हो या स्टार्स को देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो उस केस में दोस्तों आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से डील कर रहे हो, ठीक है। वहां पर चीजें बदलती हैं, वहां पर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लग रहा तब भी, ठीक है। आपको यहाँ पर क्यों नहीं ऑब्जर्व हो रहा है? क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर अर्थ रोटेट भी करिए बहुत हाई वेलोसिटी से, पर आपको पता नहीं लग रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत ही नेग्लिजिबल है। दैट्स व्हाई जो चीजें, मान लो यहाँ पर ये पेन पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, तो जहां से फेंका वहीं से नीचे आ रहा है, ये नहीं कि उड़ के कहीं और चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं वही हो रहा है, पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंट होती हैं चीजें, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशन भी दोस्तों यही बोलती है जो मैंने बोला, बस आप इसको नोट कर सकते हैं आप अपने नोट्स के लिए, कि कोई भी अगर एक्सेलरेशन नहीं गेन कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में कौन से वेलोसिटी से वो मूव करेगा। तो अगर हम रेफरेंस फ्रेम की बात करें दोस्तों, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? तो रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेमवर्क होता है दोस्तों जो कि हम ऑब्जर्वेशन के लिए या मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन बताने के लिए, कोई भी फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसकी कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, क्या मोमेंटम रहेगा, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम यूज करते हैं। मतलब मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन बताने के लिए, एक फिजिकल फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं आप कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको हम डिटरमाइन करते हैं किसी की पोजीशन, वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए किसी भी फ्रेम में, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, कोई भी कोऑर्डिनेट हो x, y और z, मान लो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है x, y, z पे और टाइम पीरियड भी है, तो उसके बेसिस पे आप कुछ भी बता सकते हो कि उसका पोजीशन कहाँ पर है, उसकी मोमेंटम कहाँ पर है, वो कितने टाइम में कहाँ पर होगा। तो ये सारी चीजें अगर अपने मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के वे में बताना है तो आप रेफरेंस फ्रेम के बेसिस पे बता सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? हमने इनर्शियल पढ़ा, नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ा और रेफरेंस फ्रेम पढ़ा, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखा ताकि हम आगे आने वाली चीजों को समझ सकें, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आप और चीजों से रिलेट कर पाओगे किस तरीके से हम डेली लाइफ में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं दोस्तों, ये कार है हमारे पास, दो हंसते खेलते बच्चे जा रहे हैं उसमें, ठीक है, ये वेस्ट है और ईस्ट है, ठीक है। मान लेते हैं कार वेस्ट से ईस्ट की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो बाहर कोई नादान बच्चा देख रहा है उस चीज को, तो वो ऑब्जर्व करेगा कि ये 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। ये अपना इसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये दूसरा फ्रेम है जिसके रिलेटिविटी को देख रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर फिर से देख लेते हैं कि वही कार वेस्ट से ईस्ट की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और दूसरी कार है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मतलब दो कार्स हैं, अब पहले एक थी अब दो हैं, तो यहाँ पर तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आ जाएंगे दोस्तों। अब इनके रिलेटिवली चीजों को हमने देखना है, तो अगर आप देखोगे कि ये बच्चा अगर देखेगा, ठीक है, कि ये कार कितनी स्पीड से मूव कर रही है, तो इसको क्या ऑब्जर्व होगा कि ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। 30 किलोमीटर आवर ये और 30 किलोमीटर पर आवर ऑपोजिट स्पीड पे चल रहा है, तो ये इसको ये अपीयर होगा कि ये कार हमारी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। 30 यहां पर हो गया। अगर हम नेट निकालते हैं दोस्तों तो क्या करते हैं, बड़ी से छोटी रकम को माइनस ही करके तो हम नेट निकाल सकते हैं ना। तो x हमारी 30 है और ये माइनस, क्योंकि माइनस 30 किलोमीटर हम ऑपोजिट डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं, तो माइनस 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो हमारी कार वो अपीयर होगा कि वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
कि मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वैसे कोई ट्राई मत करना ये सारी चीजें, कि कोई बच्चा है कार के ऊपर चढ़ा हुआ है और ये वो कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे मूव कर रही है, ठीक है, और वो बच्चा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल को फेंकता है। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है और उसके ऊपर बच्चा भी है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंक रहा है। नादान बच्चा है पर ठीक है, साइंस के लिए थोड़ी कुर्बानी चलती है, ठीक है। अब बाहर बैठा एक ऑब्जर्वर देख रहा है कि उस बॉल की स्पीड उसको कितनी अपीयर हो रही होगी, मतलब वो ओवरऑल उसको वो क्या अपीयर होगा, कितने स्पीड से वो मूव कर रहा है। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बॉल उसको अपीयर होते हुए दिखेगी, है ना। 50 तो पहले ही है, प्लस उसी सेम डायरेक्शन में आगे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और मूव कर रहा है, तो 50 प्लस 20 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको अपीयर होगा। ऑब्वियस ही बात है। पर अगर मेरे पास वही बच्चा है जो नादानी कर रहा है और उसके पास टॉर्च है, टॉर्च क्या है, लाइट निकल रही है, लाइट क्या है, उसकी स्पीड कितनी होगी, c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर वही कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो आप फट से बोलोगे सर जी 50 प्लस c हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी तो आपने ऐड किया था। पर बच्चे ये तो गलत हो गया, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो किसकी स्पीड होती ही नहीं है। और अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 10 मिलियन पोटेंशियल डिफरेंस से अगर उसको पास करवाता हूं तब जाके उसकी स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेट हो पाती है, मतलब 99.998% इक्वल हो पाती है। अभी कुछ पोर्शन है स्टिल वो इक्वल नहीं है परफेक्टली। अगर मैं 40 मिलियन पोटेंशियल डिफरेंस से भी तब भी उसको मूव करवाता हूं तब भी उसकी वेलोसिटी में 0.11 का चेंज आता है, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं सकती, स्पीड ऑफ लाइट को ओवरकम कर ही नहीं सकती है। तो वहीं तो वहीं तो हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम आती है। तो उसको सिद्ध किया था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने, जहां पर उन्होंने कहा था कि एक ईथर मीडियम उन्होंने लिया कि उन्होंने बोला कि शायद स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट नहीं है, सेम नहीं है हर जगह, एक डिफरेंट मीडियम है जहां पर उसकी वेलोसिटी डिफर करती होगी, पर ऐसा नहीं हो पाया, ईथर मीडियम नहीं बना, कोई ऐसा मीडियम था ही नहीं कहीं, ठीक है। तो ये प्रूव हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट हमारा जो कांस्टेंट रहता है ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, ठीक है। तो उससे एक चीज निकाली गई कि अगर स्पीड हमारा होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट की, तो क्या होगा, अब दोनों चीजें तभी इक्वल हो सकती हैं जब अगर प्रोपोर्शन में हो। तो अगर स्पीड कांस्टेंट दोस्तों तो इन दोनों को आपस में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा होता है दोस्तों, तो उस केस में क्या होता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और टाइम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया गया कि लेंथ क्या होता है, कम होने लगता है और टाइम बढ़ने लग जाता है। तो उस चीज को देखा गया। अगर आप देखोगे ना, एक चीज को घटाया एक चीज को बढ़ाया तभी तो जाके वो एडजस्ट हो पाएगा, तभी तो वो कांस्टेंट हो पाएगा, कोई चेंज ही नहीं आ पाएगा ना। तो वही चीज देखेंगे, वही चीज क्या है आगे देखेंगे हम, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में और टाइम डायलेशन के फॉर्म में, ठीक है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप आगे चीजें जो आएंगी वो रिलेट कर पाओ। यहां तक आपको समझ आ गया, बहुत ही सिंपल चीज थी कि किस तरीके से हम चीजों को डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बेसिस पे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, जो भी हमारी चीजें हैं, जो भी हमारे यूनिवर्स में चीजें हैं, चाहे हम भी हैं यहाँ पर, वो सभी रिलेटिव हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। चाहे हम डिस्टेंस की बात करें, चाहे वो पोजीशन की बात करें, चाहे साइज की बात करें, चाहे वेलोसिटी की बात करें, हर कुछ हम एक दूसरे के रिलेटिव हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लेंथ की बात भी करूं दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास 3 रोड है, ठीक है, 3 रोड हैं, मैंने नाम दे दिया A B C D E F। तो आप देखोगे इन सभी की जो लेंथ एक दूसरे के रिलेटिव है। EF की लेंथ एज कंपेयर टू ज्यादा है एज कंपेयर टू CD की लेंथ एज कंपेयर टू ज्यादा है AB की लेंथ कम है एज कंपेयर टू EF। तो एक दूसरे के रिलेटिव लेंथ चेंज हो रहा है, घट बढ़ रहा है, तो ये चीजें भी आपस में रिलेटिव है, ठीक है। अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो मान लो एक सड़क है, सड़क में चल रही है एक गाड़ी जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। मान लो यहां पर श्याम खड़ा है, मान लो यहां पर राम खड़ा है। राम को ये गाड़ी दिख रही है, मतलब राम के रिस्पेक्टिवली वो पोजीशन डिफरेंट होगी, और श्याम, पहले नाम तो दे दे, नामकरण जरूरी है दोस्तों क्योंकि दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। राम के रिस्पेक्टिवली ये कार राइट हैंड साइड में दिख रही होगी और श्याम के रिस्पेक्टिवली ये कार लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही होगी। तो मतलब पोजीशन भी डिफरेंट है दोस्तों, पोजीशन भी एक दूसरे के रिलेटिव है। अगर यहां से देखेंगे तो हमें कुछ और दिखेगा और दूसरी साइड से देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, तो ये भी एक बड़ी चीज है, ठीक है। दुविधा हर जगह है, बस समस्याओं का समाधान ही नहीं, ठीक है ना।
तो यही चीज कंफ्यूज करती है कि हर चीज किस तरीके से एक दूसरे से वेरी करती है। अगर मैं साइज की बात करूं, ये ए बॉल है, ये बी बॉल है, ये सी बॉल है, तो आप बोलोगे, आप देख सकते हैं ना, ए बॉल का जो साइज है वो कम है एज कंपेयर टू बी और सी भी, और बी बॉल का जो साइज है वो ए से तो ज्यादा है पर सी से छोटा है, ठीक है ना। तो किस तरीके से ये तीनों भी आपस में एक दूसरे के रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू साइज। तो आप देख सकते हैं हर चीज रिलेटिव है, वेलोसिटी से भी अब रिलेटिव है, हम भी एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, अभी तो हम खड़े हैं, फिर भी आप कहोगे सर कैसे वेलोसिटी से रिलेटिव है, ठीक है। मान लो आप अर्थ में तो है, अर्थ भी किसी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, और सन भी किसी मिल्की वे में है, मिल्की वे में ही है, और उसके बाद में कोई और पैरेलल गैलेक्सीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, किसी ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो हम सभी भी एक दूसरे के रिलेटिव है, कोई भी हमारा वो एब्सोल्यूट नहीं है कि हम एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही है कहीं ना कहीं, जहां पर हमारी कोई ना कोई रिलेटिव वेलोसिटी है, कोई एक एब्सोल्यूट पॉइंट कहीं ना कहीं तो होगा, हमें डिफाइन नहीं है, बट स्टिल। तो जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि किस तरीके से जो चीजें हम एक दूसरे के रिलेटिव हैं। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, बहुत ही मजेदार एग्जांपल है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरे डायरेक्शन में, मान लेते हैं ये वेस्ट है तो ये ईस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और मान लेते हैं यहाँ पर एक आदमी, मान लेते हैं शाहरुख खान, ही बहुत अच्छा गाना है, चाहिए वहां पर मान लेते हैं वही सीन रिक्रिएट कर लेते हैं कि यहाँ पर शाहरुख खान हमारे साथ चल रहे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, यहाँ पर पी पॉइंट उनको हमने मान लिया है, ठीक है, वो रेस्ट पे है, पर हमारी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। और उनके यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक तो उनका डाई हार्ड फैन है जो कि क्यू है, और एक नॉर्मल आदमी है जो कि अपना रोजमर्रा की जिंदगी जीना चाहता है। तो मान लेते हैं सुबह सुबह ये सीन चल रहा है और हमारा आर पॉइंट जो कि दूध वाला है साइकिल पे जा रहा है, जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, शाहरुख खान जी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरे सीन में हमारे पास है क्यू पॉइंट, जहां पर एक जबरा फैन शाहरुख खान जी को अप्रोच कर रहा है, मुझे तो ऑटोग्राफ, तो बट वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अब हमको ये बताना है कि पी, क्यू और आर पॉइंट पे ट्रेन के रिस्पेक्टिवली उनकी स्पीड क्या होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो भाई साहब अगर देखें जो हमारे शाहरुख खान जी हैं जो कि ट्रेन पे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो तो रेस्ट पे हैं, तो उनको तो यही लगेगा कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, है ना, और तो उनकी कोई स्पीड नहीं है ना, वो तो खुद तो रेस्ट पे हैं, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शाहरुख खान जी हैं। अब ये जो उनका जबरा फैन था जो कि उनके पीछे पीछे भाग रहा है ऑटोग्राफ के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, सेम डायरेक्शन है, अगर नेट वेलोसिटी निकालनी तो 60 माइनस 20 कर दूंगा तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उनको अपीयर होगा कि मैं शाहरुख खान जी को अप्रोच कर रहा हूं। मानते हो कि नहीं? ठीक है ना। ट्रेन की बात कर रहे हैं, वैसे तो ट्रेन के रिस्पेक्टिवली पर शाहरुख खान जी मेन फोकस है, तो उनके रिस्पेक्टिवली मैंने भी ले लिया, ठीक है, दोनों की सेम ही है। और दूध वाले भाई साहब जो कि जिनको कोई मतलब नहीं है कौन जा रहा है कौन आ रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में अपना मूव कर रहे हैं, तो शाहरुख खान जी मूव कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, हमारे दूध वाले भैया वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 60 माइनस 10 कर देंगे तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उनको अपीयर होगा कि शाहरुख खान जी और ट्रेन दोनों हमारे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हर केस में हमारा मोशन रिलेटिव है। हमने देखा साइज रिलेटिव है, पोजीशन रिलेटिव है, लेंथ रिलेटिव है, और उसी तरीके से मोशन भी रिलेटिव है दोस्तों। हर चीज, स्पीड भी रिलेटिव है। हमने जैसे देख लिया था कि हमने अर्थ की एग्जांपल दी थी कि यूनिवर्स और हर चीज एक दूसरे के स्पीड से रिलेटिव होती है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है किसी के रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कोई फिक्स है, कोई एक एब्सोल्यूट पॉइंट है ही नहीं अभी तक फाइंड आउट हुआ है, बस हम एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी क्यों जरूरत पड़ रही है हमें, क्योंकि हर चीज का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक स्पेशल थ्योरी चाहिए, ठीक है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें दोस्तों, तो लेंथ, मास और टाइम सब एब्सोल्यूट होता है, हमें सब पता है कि वो फिक्स ही है, लेंथ भी सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, टाइम भी हमें पता रहेगा, है ना। ओवरऑल बात करें कि जो लेंथ होगी हमारी ऑब्जेक्ट की, वो क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है आइदर जो पोजीशन है या मोशन ऑब्जेक्ट का या ऑब्जर्वर के बेसिस पे, ठीक है। हम मान लो ये पेन, वही चीज मैं बात करूंगा, इसकी लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है, मैं किसी भी पोजीशन में रख दूं या किसी भी मोशन में इसको लेके जाऊं या किसी भी ऑब्जर्वर के बेसिस पे उसको देखने की कोशिश करूं, तब भी इसका लेंथ तो सेम ही रहेगा, चेंज तो होने नहीं वाला इस क्लासिकल वर्ल्ड में। उसी तरीके से मास भी चेंज नहीं होने वाला। मान लो ये 10 ग्राम का भी है,
तो ये 10 ग्राम का ही रहेगा। जहां पर भी ले जाएं, इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, इसका मोशन में ले जाऊं या इसको ऑब्जर्वर के बेसिस पे देखूं, हर जगह ये सेम ही रहने वाला है। अगर टाइम देखूं दोस्तों, कोई भी ऐसी कोई हैपनिंग है, मतलब कोई भी एक डिस्टेंस इंटरवल है जहां पर हम टाइम नोट कर रहे हैं, उसकी अपनी एक यूनिक वैल्यू होगी, इंडिपेंडेंट होगा वो पोजीशन और स्टेट ऑफ मोशन के बेसिस पे। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं यहाँ से लुधियाना से जलंधर जाऊंगा तो मुझे 1 घंटा लगेगा, कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाऊंगा तो 2.25 घंटा लगेगा या 2.5 घंटा लगेगा, कुछ भी। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिक वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू कि कहां पर वो पोजीशन है, कहां उसका मोशन हो रहा है। ठीक है, तो टाइम, मास और लेंथ सब एब्सोल्यूट होता है इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। पर वही चीज आ जाती है कि जब हम स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं या स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल हमारी वेलोसिटी हो जाती है, तब हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज फेल हो जाते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो जाती है। हमें एक स्पेशल थ्योरी चाहिए होती है ताकि हम उन सभी वेलोसिटीज को बता सकें। वेलोसिटी में जब मूव कर रहा होता है तो मास, लेंथ और टाइम के बेसिस पे जो चेंजेस आ रहे हैं उनको डिस्क्राइब कर सकें। तो इसलिए ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हुआ जन्म, जो कि आइंस्टाइन ने किया था, सर आइंस्टाइन ने। तो यही था हमारा मेन फोकस दोस्तों की आज का लेक्चर का, कि क्यों जरूरत पड़ी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। इसके बाद हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, फिनोमेना ऑफ साइमल्टेनियस, ये सारी चीजों को देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि आपको समझना था, रिलेट करना था आपस में कि क्यों जरूरत है हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको मजा आया होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी यहाँ तक तो प्लीज लाइक जरूर करेगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।